आसपास चीजें दिख रही है, इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है कि कोई डाउट करने वाला तो है। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला। बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए इस बात के, बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है। वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उससे कहा कि आत्मा कॉन्शियस है और ये शरीर क्या है? ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा ना बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूं, उसको भी तो मैं ही बोल रहे हो भाई। और जब दुख होता है, चेतना होती है, तब आप क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूं। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको यह समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती है, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो वो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक है चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये लोहा हो गया, ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं। बड़ा लहू लुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया। मतलब उस समय के लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह वाह क्या सोचा है, क्या सोचा है। लेकिन बाद के लोगों ने, क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा? इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग देखिए जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन। इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है। वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणितज्ञ आमतौर पर अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा? तो जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, इनको बोलते हैं, इनके विचार को बोलते हैं मैटीरियलिज्म। मैटीरियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद या जड़वाद। इन दोनों का एक ही मतलब है, मैटीरियलिज्म, भौतिकवाद या जड़वाद। इनके सामने क्राइसिस केवल ये है कि कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि इन सबका नाम आपको समझा दूं
कौन कौन चिंता के थोड़ा सा नाम बता दूं, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका, क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे। आइंस्टीन कहाँ फेल हुआ? अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंस, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम दिखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे धर्म के हाथों, खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में, सूर्य आसपास घूमता है। इसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको बोलते हैं कि हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट उसने दिया कि सूर्य केंद्र में है। इस बात पे क्या क्या नहीं, उसको इतनी पिटाई हुई इस बात पर कि तुम बाइबल की बात को झूठा साबित कर रहे हो। उससे मैं क्या करूं, मतलब साबित यही हो रहा है, क्या कर सकता हूं। खूब उसकी भर्त्सना हुई, खूब मार पिटाई हुई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि कोपरनिकस ही सही था। गैलीलियो ने कुछ ऐसी बातें कही, उसकी खूब ठीक से पिटाई हुई, और गैलीलियो से कहा कि माफी मांग लो चुपचाप, जिंदा रहना है। तो फिर से माफी मांग भी ली, पर माफी उसने इतनी रोचक मांगी, कभी पढ़िए नेट पे जाके गैलीलियो की माफी सर्च कीजिए। उसने माफी ऐसी लैंग्वेज में मांगी, उसने कहा मैंने जो रिसर्च की पूरी ईमानदारी से की, जो निष्कर्ष निकले पूरी ईमानदारी से निकाले, और मुझे लगता है निष्कर्ष सही है, लेकिन फिर भी किसी को खराब लगता है, मैं माफी मांगता हूँ। उसने माफी इस लैंग्वेज में मांगी, और उसके मरने के 500 साल के बाद चर्च ने उसको माफ किया। जबकि ये अपने अपने सवाल है कौन किसको माफ करेगा, लेकिन उसको माफ किया गया 500 साल के बाद। अभी 15-20-25 साल पहले की बात, उसको माफ किया गया है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक को तो वही खतरे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा सच बात तो कईयों को मिर्च लगती है, सीधी सी बात है। जब ये साइंस का रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन आ गया। न्यूटन एक बड़ा, मतलब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ, ग्रेविटी और जो उसके नियम है वो सब आए। हम मानते हैं कि न्यूटन से फिजिक्स एक तेज रास्ते पर आगे बढ़ी, लेकिन न्यूटन ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को आइंस्टीन खारिज कर देते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, जबकि उसके पहले साइंस में ये मानते हैं कि चीजें एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम फिक्स हैं। आइंस्टीन कह रहे हैं ना, चीजें रिलेटिव हैं, और पहली बार साइंस में सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बनने लगती है। पर आइंस्टीन भी इस बात को नहीं मान रहे आगे चलकर। जब क्वांटम की बात है, उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के लगता है कि जैसे भगवान पासे फेंक रहा हो। God does not play dices, God does not throw dices, no। इसका मतलब हम ही कम समझ पा रहे हैं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वक्त तो वक्त है भाई। 1955 के आसपास आइंस्टीन की मृत्यु हुई है। उनके जीते जी कुछ प्रयोग ऐसे हो गए थे जो उनको खारिज कर रहे थे, और अब वो साबित हो गए गलत है। और क्वांटम फिजिक्स में एक जो नई धारणा आ रही है वो हिला के रख देगी सबको। और कुछ लोग ये मानने लग गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि अद्वैत वेदांत ठीक है। ये भी एक व्याख्या है, ऐसा कुछ साबित हुआ कि नहीं हुआ, समय की बात है। क्या प्रयोग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्रयोग समझिए। एक प्रयोग है, बड़ा प्रसिद्ध है, अगर आपको साइंस में रुचि हो। मुझे साइंस में रुचि बहुत ज्यादा है, मुझे साइंस उतनी आती नहीं है, तो मैं अपने काम भर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की, क्योंकि जो स्कूल में साइंस पढ़ने का समय तब मैंने पढ़ी नहीं। तब मैं मेहनत कर करके सीखता हूँ कुछ कुछ, तो जितना समझ में आता है उससे कोशिश करता हूँ समझने की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे, और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा, पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा। मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर दो खिड़कियां हैं तो दो धाराएं बन जाएंगी। वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में, तो वो दो से ज्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियो इसके बारे में है। तो खूब प्रयोग किया,
19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स।